नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी अशोका बैच की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नया चैप्टर लेके आए हैं। आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा, आज हमने दो चीज़ों से डील करना है। फर्स्ट थिंग इज़, जब मौर्यास थे तो उस टाइम पे फार साउथ, मतलब हमने बात करी थी जब जैसे इंडिया में जो मैक्सिमम एरिया मौर्याज ने कवर किया था, कैप्चर किया था, वो इतना था, ठीक है, जो फार साउथ छूट गया था। तो इस फार साउथ में एक तीन किंगडम्स थे और इन तीनों किंगडम्स के जो एरा को संगम एज कहा गया, संगम एज कहा गया, ठीक है। तो कौन कौन से किंगडम से इनको डील करेंगे, उनके जो ये जो चैप्टर है संगम एज, इसमें से एग्ज़ाम में बहुत कम आता है, तो इसलिए हमने जो सिर्फ एग्ज़ाम रेलेवेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन अगर हम सब कुछ ही ऐड करने लग जाएंगे तो फिर जो हमारे नोट्स हैं बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएंगे एंड उससे फिर हमको रिवीजन में दिक्कत होगी, ठीक है। तो अगर इसमें से एक आधा क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए हमें 10-12 पेजेस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसको हम डील करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जब मौर्याज ख़त्म हो गए थे इंडिया से, जब लास्ट मौर्यन किंग मर गया था, तो उसके बाद क्या क्या हुआ इंडिया में, मतलब कौन कौन आया। दो टाइप के सक्सेशन होंगे, एक तो फॉरेन सक्सेशन हो गया, बाहर से आएंगी ट्राइब, सेंट्रल एशिया से आएंगी एंड कुछ इंडियन सक्सेसेस होंगे, ठीक है, शुंगा हो गए, कन्वा हो गए और सतवाहनास हो गए, तो इनको डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब संगम एज क्या थी। संगम एज बेसिकली अगर हम बात करें, संगम जो वर्ड है बेसिकली बताता है असेंबली को, असेंबली बताता है। तो जो तीन किंगडम्स थे पांड्याज के संगम एज के दौरान, वो थे पांड्याज, ठीक है। यहाँ पे थे केरला साइड थे चेराज एंड ये आंध्र प्रदेश साइड थे चोलास। अब इन तीनों किंगडम्स का जो टाइम पीरियड है उसको बोला गया संगम एज, ठीक है। तो पंड्याज जो राजा थे वो एक असेंबली कराते थे, ठीक है, वो असेंबली कराते थे पोएट्स की एंड स्कॉलर्स की, एक असेंबली कराते थे जहाँ पे कि वो सारे लोग आते थे और अपनी अपनी रचनाएं जो भी उन्होंने लिखा होता था उसको प्रस्तुत करते थे। तो उसी असेंबली को नाम दे दिया गया संगम, ठीक है, और वहीं से ये जो टाइम का नाम पड़ा है संगम एज। तो ये संगम एज जो थी ये मौर्यास के दौरान भी थी और मौर्यास के बाद भी थी, लेकिन जो इनका रीजन था वो था फार साउथ, जहाँ पे कि मौर्यंस ने कभी कॉन्कर नहीं करा था, ठीक है। तो ये कभी डायरेक्ट क्लैशेस में पहुँचे नहीं। तो इन तीनों में इनके किंगडम्स की कैपिटल क्या क्या थी, इनके सिंबल्स क्या क्या थे और इनके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स क्या थे, वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इनकी जो तीन असेंबलीज हुई थी वो कहाँ कहाँ पे हुई थी, तीन संगम हुए हैं आज तक, कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हुई है। एंड लास्ट फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं, किसके द्वारा लिखी गई हैं, और सोसाइटी में इनके कौन कौन से गॉड होते थे एक्सेट्रा, ठीक है, उनको डील करेंगे। चलिए देखते हैं। संगम एज रेफर्स टू द पीरियड ऑफ द तमिल किंगडम्स इन द फार साउथ विच एग्जिस्टेड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मौर्यास, ठीक है, मतलब वो मौर्या से पहले थे, उनके दौरान भी थे, उनके बाद भी थे। संघ असेंबली ये हमने डिस्कस कर लिया, असेंबली ऑफ तमिल पोइट्स एंड स्कॉलर्स। 3 संगम्स हुए हैं आज तक। कितने हुए हैं एंशिएंट तमिल कंट्री में? 3 हुए हैं। पहली कहाँ हुई है? मदुरई में, दूसरी हुई है कपाटपुरम, तीसरी हुई है मधुरी। और तीनों की तीनों किन राजाओं ने आयोजित की थी? पांड्यास। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि जो संगम थी वो किन राजाओं ने आयोजित की थी, या हु पैट्रनाइज्ड ऑल द 3 संगम्स। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा पांड्यास, ठीक है। मदुरई अटेंडेड बाय गॉड्स एंड सेजेस, मतलब जो फर्स्ट संगम है उसके जितने भी सारे वर्क्स थे, ठीक है, ऐसा बोला जाता था वो भगवान ने और ऋषि मुनियों ने करी थी। तो ये सारे का सारा मिथिकल है, ठीक है। तो ये मदुरई में होता है और जितना भी सारा का सारा काम था इसमें, जितने भी वो ऑल वर्क्स दे वर लॉस्ट। सेकेंड संगम हुई थी हमारी कपाटपुरम में, इसकी टोलकप्पियम सर्वाइव्स। तो ये टोलकप्पे में टोलकप्पियार ने लिखी है। इट इज़ अ बुक, बेसिकली अ बुक ऑन तमिल ग्रामर। इसको आगे करा हुआ है, कवर करा हुआ है, उसमें देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम थर्ड संगम मदुरई में हुई है। मोस्ट सर्वाइविंग संगम लिटरेचर, तो मेन संगम लिटरेचर का जो मेन वर्क्स है वो हमको थर्ड संगम से ही मिलता है, जो कि अगेन कहाँ हुई थी? मदुरई में हुई थी। नेक्स्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। कौन सा किंगडम था? चेरास थे, चोलास थे, पांड्यास थे। पांड्यास का रीजन था हमारा तमिलनाडु वाला,
ठीक है। चोलास का हमारा रीजन था इनके पांड्यास के थोड़ा सा नॉर्थ में, आंध्र प्रदेश वाला। एंड चेरास का था हमारा केरला वाला। ठीक है। सिंबल क्या कहते हैं इनके थे, बो एंड एरो, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। चेरा मतलब चीर दूंगा, किससे चीरूंगा, बो एंड एरो से। ठीक है। चोलास टाइगर, पांड्यास, पांड्या ऐसे याद कर सकते हो जैसे हार्दिक पांड्या है, काफ़ी लंबा चौड़ा बनता है तो फिश खाता होगा, तो उसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद कैपिटल, इनकी कैपिटल क्या थी, वांजी। इनकी कैपिटल थी उरैयूर, इनकी कैपिटल थी मदुरई। मदुरई का जो अभी मॉडर्न नेम है वो है चेन्नई। ठीक है। उसके बाद पोर्ट्स की बात करें, बंदरगाह की बात करें तो चेरास के थे टोंडी एंड मुजिरिस, चोलास के थे पुहर जो कि अभी पंजाब कावेरी पट्टनम, एंड पांड्यास का था कोरकई। ठीक है। तो ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है टेबल में से, कभी सिंबल पूछ लेगा, कैपिटल पूछ लेगा या पोर्ट पूछ लेगा। अब इसको इन फैक्ट्स के साथ इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स ऑफ द टाइम इंक्लूड्स, मतलब संगम एज के जो इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स थे। ठीक है। तो कौन कौन से थे, तोलकप्पियम। तोलकप्पियम किसने लिखी है, तोलकप्पियार, इट इज़ द अर्लीस्ट ग्रामर बुक। ठीक है। उसके बाद शिलापतिकरण बाय इलानो एडिकल, इट इज़ बेसिकली लव स्टोरी, लव स्टोरी। ठीक है। ऑफ कन्नगी, एक कैरेक्टर है कन्नगी, उसकी लव स्टोरी है, तो उसमें बता रखा शिलापतिकरण किसने लिखे, इलानो एडिकल। लास्ट इन मनी मेकलाई बाय सीतलाई सतनर। तो ये 3 मेजर है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शिलापतिकरण। उसके बाद मुरुगन, द वॉर गॉड वॉज द मेन गॉड ऑफ वर्शिप। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हु वॉज द मेन गॉड ऑफ संगमेज, तो उसका नाम था मुरुगन। ठीक है। एक इसमें इनका डिस्क्रिप्शन क्या है, वॉर गॉड है, मतलब युद्ध के देवता। उसके बाद है चेरा किंग सेनकुटुवन वर ऑल्सो नोन एज रेड चेरा। ये भी एक बहुत प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। हु विच ऑफ द फॉलोइंग, हु वॉज द फॉलोइंग वॉज नोन एज द रेड चेरा। ठीक है। रेड चेरा से किसको जाना जाता था, सेनकुटुवन। उनका जो मेन ट्रेडिंग पार्टनर था वो क्या था, रोम। रोम से ज़्यादा, मतलब जो रोमन कॉइन्स थे, रोमन कॉइन्स थे वो कहाँ पे पाए गए, तमिलनाडु में, फाउंड इन तमिलनाडु। तो इससे पता लगता है जो संगम एज के जो 3 किंगडम्स थे उनका जो मेन ट्रेडिंग पार्टनर था वो था रोम। एंड द संगम्स वर हेल्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ पांड्यन किंग, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। तो ये था हमारा बेसिकली संगम एज। ठीक है। ये एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो चैप्टर है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी जितना भी रेलेवेंट है, जितना भी क्वेश्चंस कवर हो सकता है उससे रिलेटेड जो मैटर है वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। अब आते हैं हम इंडिया आफ्टर मौर्यास। जब मौर्य जो लास्ट किंग था उसकी हत्या होती है तो उसके बाद क्या होता है, कुछ जो पॉलिटिकल हमारा वो बनता है। इंडिया में 2 प्रकार के राज आते हैं। ठीक है। एक होता है हमारे खुद के इंडियन सक्सेसर्स, मतलब जो भारतीय ही राजा होते हैं वो भारत में राज करने के लिए आते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे फॉरेन सक्सेसर्स। ठीक है। फॉरेन सक्सेसर्स जो थे वो बाहर से आते हैं। ठीक है। सेंट्रल एशिया से जो अलग अलग ट्राइब्स होती हैं वो आती हैं इंडिया में राज करने। अब उनका क्या ऑर्डर है, और इंडियन में जो इंडियन सक्सेसर्स थे जो खुद के भारत के राजा थे वो कौन कौन से आते हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है। तो अब ये जो हमारा यहाँ पे फ्लो चार्ट बना हुआ है इससे क्लियर हो जाएगा। इंडिया आफ्टर मौर्यास, इंडियन सक्सेसर्स एंड फॉरेन सक्सेसर्स। अब जो भारतीय शासक कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो शुंगा, ये हमने कर लिया था। इसके जो हमारे संस्थापक होंगे वो होंगे हमारे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। अब ये जो शुंग डायनेस्टी थी हमने पढ़ा था, इसने जो पुष्यमित्र शुंग था उसने बृहद्रथ जो लास्ट मौर्यन किंग था, ठीक है, उसका मिलिट्री जनरल था, इसने उसकी हत्या करके ये जो अपनी नई ब्राह्मणिकल डायनेस्टी थी, ठीक है, वो स्थापित की थी। उसके बाद कनव जो डायनेस्टी थी, जो कनव वंश था, वो उसका स्थापना करी थी वासुदेव ने। ठीक है। और उसके बाद आएगी हमारी सतवाहन डायनेस्टी, जिसकी जो स्थापना है वो करेगा सिमुक। ठीक है। तो ये थे हमारे इंडियन सक्सेसर, भारतीय शासक। और जो बाहर से आते हैं फॉरेन सक्सेसर वो कौन कौन से थे, इंडो ग्रीक्स, जो कि बोलते हैं जिनको हिंद यूनानी। उसके बाद शाक जिनको बोलते हैं शाक। उसके बाद पार्थियंस। ठीक है। उसके बाद कुषाण, जिसका कि मेन जो किंग था जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो था कनिष्क। उनको हम डील करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं
सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स, मतलब जो बाहर से आते हैं, फॉरेन सक्सेसर्स की बात करेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी बेसिकली अगर बैकग्राउंड देखें हम, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब मौर्यन एम्पायर गिरा था, जब व्हेन मौर्यन एम्पायर फेल, तो उसका वन ऑफ द मेजर रीजंस था उन्होंने ये वाला जो फ्रंटियर था, ये वाला जो बॉर्डर था, उसको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा केयरलेसनेस दिखाई और उसकी रक्षा नहीं करी। ठीक है, उसको वेल गार्ड नहीं करा। तो हुआ क्या, जितनी भी ट्राइब्स थी जो कि ढूंढ रही थी राज करने के लिए और जगह ढूंढ रही थी आने के लिए, तो वो सारी के सारी इंडिया में आ गई। तो उनमें से जो पहले लोग थे वो थे इंडो ग्रीक्स। ठीक है, इंडो ग्रीक्स, हिंदी यूनानी। और उसके बाद आएंगे हमारे शाक, फिर आएंगे पार्थियंस, और फिर आएंगे हमारे कुशान। तो ये वन ऑफ द रीजंस यही था कि जो हमारे मौर्यन एम्पायर, जो मौर्यन राजा थे अशोका के बाद के, उसके बाद से वो नाकाम रहे इन बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने। ठीक है, तो इसकी वजह से इनका ये जो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थी ये इंडिया में इनका आगमन हुआ। ठीक है, अब जो इंडो ग्रीक्स थे, इंडो ग्रीक जो थे वो ग्रीक डिसेंडेड फ्रॉम द ग्रीक रूलर्स ऑफ बैक्टीरिया, मॉडर्न अफगानिस्तान को बैक्टीरिया बोला जाता था पहले। ठीक है, तो वो आते हैं भारत में आते हैं। तो उनका जो मेन किंग था उसका नाम था मिनेंदर। ठीक है, अब जो मिनेंदर था, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसने कौन सा धर्म अपनाया था। ठीक है, बेसिकली ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म और किसके अंडर, नागसेन। ठीक है, बुद्धिज़्म इसने अपनाया था, कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म एंड डायलॉग विद मॉन्क नागसेन। ठीक है, मिलिंद पानो एक डॉक्यूमेंट है, बेसिकली कन्वर्सेशन है नागसेन और मिनेंदर के बीच में। उसमें सब कुछ इन दोनों के बारे में जितना भी डिटेल्स वगैरह उसमें दे रखा है। ठीक है, और इनकी जो कैपिटल थी वो थी सियालकोट। ठीक है, विच इज़ इन पाकिस्तान प्रेजेंटली। तो फर्स्ट ग्रीक रूलर कौन था इंडिया में जो आता है, डिमेट्रस। लेकिन इसमें से इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन जो आता है वो इसमें से ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे। अब जब इंडो ग्रीक्स इंडिया आए, बेसिकली जो भी फॉरेन सक्सेसर्स इंडिया में आए, तो उन्होंने जो हमारी पॉलिटी थी, हमारा जो कल्चर था, हमारा जो इकोनॉमी थी, उसको प्रभावित किया। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाइलिंगुअल कॉइनेज, ग्रीक प्लस ब्राह्मी, ये स्क्रिप्ट यूज थी। ठीक है, एंड द फर्स्ट रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, ये था सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। ठीक है, तो जो इंडो ग्रीक रूलर्स थे, दे वर द फर्स्ट वन टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। ठीक है, द कॉइन्स वर डिपिक्टेड इन इंडिया डीटीज शिवा, विष्णु एंड ग्रीक गॉड्स। मतलब जो उनके कॉइन्स थे उनमें जो ग्रीक भगवान थे उनको भी दर्शाया गया था, और जो भारतीय भगवान है जैसे शिव हो गए, विष्णु हो गए, उनको भी दर्शा रखा था। उसके बाद सत्रापी सिस्टम इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस बाय इंडो ग्रीक्स एंड फर्दर डेवलप्ड बाय शाका। ठीक है, तो जो सत्रापी सिस्टम था वो लाए तो ये थे, इंडो ग्रीक्स ही लेके आए थे, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करा। ठीक है, जो शाक आएंगे इनके बाद आएंगे, वो थे जिन्होंने इस सत्रापी सिस्टम को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया था। तो सत्रापी सिस्टम कुछ नहीं था, बेसिकली एक रीजन को अलग अलग सत्रप में डिवाइड कर देना है। ठीक है, एक अलग अलग इसके प्रोविंसेस टाइप के बना देना है और उनका एक हेड गवर्नर बना देना है, बस बेसिकली फॉर एडमिनिस्ट्रेशन था ये। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आता है कि सत्रापी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करा था इंडिया में, वो थे इंडो ग्रीक्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा, द इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ कर्टेन्स। ठीक है, अब जितने भी थिएटर का डेवलपमेंट करने के लिए जो थिएटर में पर्दे यूज़ होते हैं, तो उनका जो यूज़ था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, इंडो ग्रीक्स ने। और उन पर्दों को क्या कहा जाता था, यवनिकास। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी प्री में पूछा गया है, और ये टीजीटी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, यवनिकास या फिर जो कर्टेन्स का यूज़ था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थिएटर, वो किसने शुरू किया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडो ग्रीक्स। उसके बाद बात करते हैं हम साकाज की। साकाज ये भी सेंट्रल एशिया से आई थी ट्राइब, सिक्किंतिया कोई ट्राइब थी, वहाँ से आई थी। इनका जो मेन रूलर था वो रुद्रदमन था। ठीक है, अब इसके दो इंपॉर्टेंट काम हैं और दोनों इंपॉर्टेंट काम से इसके क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे पहले तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जो कि फर्स्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन है संस्कृत में। किसी भी रूलर ने इससे पहले संस्कृत में अभिलेख नहीं लिखा था। ठीक है, अभिलेख शिलालेख नहीं लिखा था, तो ये पहला राजा था जिसने संस्कृत में लिखा था कोई भी अभिलेख। उसका नाम था जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जूनागढ़ में अभिलेख वहाँ पे, और राजा का नाम था रुद्रदमन वन। उसके बाद जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है, रिपेयर्ड सुदर्शन लेक। ठीक है, सुदर्शन लेक आपकी गिरनार गुजरात में, उसको इसने रिपेयर किया था, उसका जीर्णोद्धार किया था।
ठीक है, उसकी मरम्मत की थी। अब ये जो सुदर्शन लेक थी ये बनवाई किसने थी? ये था एक पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त, ठीक है। मौर्यन जो राजा थे, मौर्यन राजा थे, उनका एक गवर्नर था पुष्यगुप्त मौर्य, उसने इसका निर्माण किया था और इसकी जो मरम्मत थी, इसका जो जीर्णोद्धार था वो रुद्रदमन ने कराया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शाका। उसके बाद बात करते हैं पार्थियंस की। पार्थियंस नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बस इनका फेमस रूलर था गोंडोफन्स, उसके टाइम में सेंट थॉमस इंडिया आया था, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद बात करते हैं हम कुशान्स की। ये है सबसे ज़्यादा जिसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब जो कुशान्स थे, कुशान का जो फाउंडर था वो था खुजुला खेडफिचीज़, ठीक है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुशान का जब अगर फाउंडर पूछते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन में कनिष्क भी दिया होता है, एंड मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे कनिष्क लगा के देते हैं। कनिष्क वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ कुशान। कुशान का जो फाउंडर था वो था खुजुला खेडफिचीज़। इंपॉर्टेंट किंग की बात करें तो कनिष्क का नाम आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। कनिष्क आया था 78 CE में, 102 CE तक इसने करा। 78 CE को साक एरा इसने डिक्लेयर कर दिया, साक एरा, जो कि 1957 में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज अ ऑफिशियल कैलेंडर इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। जॉर्जियन, दो टाइप के कैलेंडर होते हैं। जॉर्जियन कैलेंडर जो आपका जनवरी से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी, जहाँ पे न्यू ईयर मनाया जाता है, और दूसरा होता है साक एरा जो हमारा हिंदू कैलेंडर होता है, जो कि अप्रैल में स्टार्ट होता है, ठीक है, मार्च अप्रैल में स्टार्ट होता है, चैत्र के महीने से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो साक एरा 78 AD में इसने स्टार्ट किया था। स्टैब्लिश कैपिटल, ठीक है, कैपिटल थी इसकी पुरुषपुरा, और उसकी सेकंड कैपिटल थी मथुरा। पुरुषपुरा इज़ अ ओल्ड नेम ऑफ पेशावर, ठीक है। उसके बाद इनिशियली द फॉलोअर शैविज्म लेटर एम्ब्रेस महायान बुद्धिज्म, और हमने बुद्धिज्म में भी पढ़ा था। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो चौथी बौद्ध परिषद थी, काउंसिल थी, वो उसका जो आयोजन था वो किसने कराया था? कनिष्क ने कराया था, ठीक है, कनिष्क ने कराया था। एंड ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ शैविज्म इनिशियली, मतलब पहले वो शैव धर्म का अनुयायी था, उसके बाद में बौद्ध धर्म उसने अपनाया। महायान, उसमें भी महायान, ठीक है। पेट्रन ऑफ गांधार एंड मथुरा स्कूल्स ऑफ आर्ट, तो बेसिकली हमारे इंडिया में 3 स्कूल्स ऑफ आर्ट हुए। एक था गांधार, जो कि रीजन में कौन से? गांधार रीजन में, नॉर्थ इंडिया, बिल्कुल वहाँ पे फेमस हुआ। मथुरा हमारा थोड़ा ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में, नॉट नॉर्थ ईस्ट बट सेंट्रल रीजन, मथुरा यूपी वाला। एंड थर्ड है हमारा अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि फेमस होएगा हमारा डेक्कन रीजन में, ठीक है। तो इस पर एक छोटा सा राइटअप हम प्रोवाइड करवा देंगे। वैसे बेसिक बहुत मुश्किल है, इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर भी हम उसको 1-2-3 लाइन्स में थोड़ा मेजर डिफरेंसेस को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पैटर्न ऑफ गांधार और मथुरा स्कूल्स ऑफ आर्ट। उसके बाद बात करते हैं, ही पेट्रोनाइज स्कॉलर्स लाइक अश्वघोष, ठीक है, जिसने बुद्ध चरिता लिखी है। अब ये जो किताब है बुद्ध चरिता है, बेसिकली ऑन द बेसिस, ये है बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, ठीक है। अब ये जो किताब है एग्जाम में पूछा जाता है कि हु रोट बुद्ध चरिता, तो आंसर आ जाएगा आप अश्वघोष। इसके अलावा कौन सी किताब लिखी है? सुंदरानंद, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन है स्कॉलर्स जिसको इसने संरक्षण किया? जैसे नागार्जुना हो गया, वासुमित्र हो गया, चरक हो गया, ठीक है। अब ये चरक है वो रिलेटेड टू आयुर्वेद, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ही वॉज प्रेजेंट, किसके दरबार में था? किसके दरबार में था? जो चरक था वॉज अ फिजिशियन, फेमस फिजिशियन ऑफ द एंशिएंट इंडिया। वो किसके दरबार में था? किसके दरबार में था? कनिष्का के दरबार में था, ठीक है। इसके बाद हमने कर लिया शाका एरा 78 AD में करी थी इसकी शुरुआत। इशू गोल्ड कॉइन, कॉपर कॉइन्स विद इमेजेस ऑफ इंडियन, ग्रीक, पर्शियन डीटीज, ठीक है। तो ये क्या बताता है हमको कि जो कुशान जो राजा थे, उनके जो सिक्के थे वो किस किस से इन्फ्लुएंस थे, किस किस से प्रभावित थे? ग्रीक मतलब ग्रीस, रोम मतलब इटली वाला रीजन, एंड पर्शियन मतलब ईरान। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि जो कनिष्क या फिर कुशान के जो सिक्के थे वो किन किन रीजन से, किन किन देशों से प्रभावित थे, तो क्या क्या आ जाएगा? ग्रीक आ जाएगा, रोमन आ जाएगा, एंड पर्शियन आ जाएगा। अब ये हो गए हमारे जो फॉरेन सक्सेसर थे वो ख़त्म। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और था, कनिष्का को हम एक टाइटल भी देते हैं, ही वॉज ऑल्सो नोन एज सेकेंड अशोक, ठीक है। कनिष्क को क्या कहा जाता है? सेकंड अशोक भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना कहीं पे, जहाँ पे भी आप अगर नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। सेकंड अशोक भी कहा जाता है। फिर हिंदी में अगर बात करें, अशोक द्वितीय,
अशोक द्वितीय। शुंगा डायनेस्टी की अगर हम बात करें, पुष्यमित्र शुंगा, ये हमने कर लिया था, बृहद्रथ को मारा था इसने लास्ट मौर्यन किंग को। उसके बाद ये ब्राह्मण था, ठीक है, परेशान हो गए थे बेचारे ब्राह्मण अशोका के दौरान, और अशोका के बाद धम्मनीति की वजह से कि उनकी जितनी भी दक्षिणाएँ थी वो बंद हो गई थी आनी, तो इन्होंने क्या करा, वापस ब्राह्मणिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसका पुनर्स्थापन करने के लिए उसको मार के एक नई डायनेस्टी बनाई, शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। ब्राह्मीण जनरल था मौर्यास का, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल थी पाटलिपुत्र विच वॉज लेटर शिफ्टेड टू विदिशा, विदिशा इज इन एमपी। तो पहले कैपिटल की क्या थी, पाटलिपुत्र यानी कि पटना इन बिहार, लेटर शिफ्टेड टू विदिशा, ठीक है। ये हमने बात कर ली। रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म, पतंजलि महाभाष्य कंपोज्ड इन दिस पीरियड, तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो क्वेश्चन इस पे से बन सकता है, महाभाष्य किसने लिखी है, ठीक है, हु कंपोज महाभाष्य। उसके बाद किस काल में, कौन सी डायनेस्टी के दौरान पतंजलि ने महाभाष्य लिखी, तो किसके दौरान, शुंग वंश के दौरान या शुंगा डायनेस्टी के दौरान। उसके बाद डिक्लाइन अंडर द लेटर रूलर, रिप्लेस्ड बाय कनवास, ये भी हम कर चुके हैं। कनवास वॉज फाउंडेड बाय पासुमित्र कनवा, ठीक है। तब कनवा डायनेस्टी आ जाएगी। फाउंडर कौन है, कनवा वासुदेव कनव। रिमूव द लास्ट शुंगल, देवभूति को ख़त्म करके, एंड देन उन्होंने अपनी नई डायनेस्टी का अपनी नई डायनेस्टी स्टार्ट करी। इनकी कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र, ठीक है। फिर जो इनका लास्ट रूलर था, लास्ट रूलर कौन था, सुशर्मन था, वॉज डिफीटेड बाय सतवाहना, एंड विद दैट मगध वॉज नो लॉन्गर द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। अब अभी तक कनव डायनेस्टी तक जो पाटलिपुत्र वाला रीजन था, जो मगध वाला रीजन था, अगर हम बात करें सबसे पहले जितनी मगध एम्पायर की डायनेस्टीज थी, हिरयांक था, देन आपका शिशुनाग थी, ठीक है, उसके बाद नंदा थी, उसके बाद मौर्यन एम्पायर था, उसके बाद ये शुंगा वंश हो गया, एंड देन आपका कनव वंश हो गया। ये सारा का सारा जो डायनेस्टीज थी, इन्होंने अराउंड मगध के ही रूल किया, ठीक है। जिसमें से कि मौर्यन जो एम्पायर था, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया था अपना, ठीक है। उनके टाइम में भी जो सेंटर था, जो मेन पॉलिटिकल पावर का सेंटर था, वो मगध ही था। लेकिन जैसे ही कनव डायनेस्टी का अंत होता है, जैसे ही सुशर्मन को हराया दिया जाता है सतवाहनास के थ्रू, तो सतवाहना जो आते हैं वो आते हैं डेक्कन रीजन में, ठीक है। जो डेक्कन रीजन होता है हमारा, नॉट फार साउथ से थोड़ा ऊपर, बेसिकली मध्य प्रदेश से, अगर मैं इंडिया की बात करूं, मध्य प्रदेश से नीचे वाला रीजन, ठीक है, कर्नाटका तक, एंड ये वाला रीजन डेक्कन रीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सतवाहनास आ गए थे, और सतवाहनास के आते साथ ही जो मगध का रीजन था, उसने जो अपना पॉलिटिकल पावर सिग्निफिकेंस जो भी था, उसने लूज़ कर दिया था, ठीक है। अब मगध वॉज नो लॉन्गर द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, ठीक है। तो अब सतवाहना डायनेस्टी आएगी। सतवाहना डायनेस्टी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज और एंशिएंट इंडिया, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछे जाते हैं उनको हमने इसमें कवर कर लिया, ठीक है। ऑल्सो नोन एज आंध्राज, बिकॉज वही आंध्रा रीजन वाला इलाका है जहाँ पे कवर किया था, ठीक है। आंध्राज कहा जाता है। फर्स्ट मेजर डायनेस्टी ऑफ डेक्कन आफ्टर मौर्यास, ठीक है। अब जो मौर्यास थे उनके अंडर डेक्कन रीजन आ रहा था। अब मौर्यास के बाद फिर वही शुंग डायनेस्टी आई, कनव डायनेस्टी आई। कनव डायनेस्टी ने भी इतना रूल नहीं करा ढंग से, ठीक है। तो सतवाहनास थे जो आफ्टर मौर्यास जो डेक्कन रीजन में रूल करने आए थे। फाउंडर कौन थे इनके, सिमुक फाउंडर थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको स्टार मार लेंगे, स्टार मार लेना अपनी नोटबुक में अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। कैपिटल्स, प्रतिष्ठान, पैठान भी बोलते हैं इसको, महाराष्ट्र में मेन कैपिटल थी। एंड जो उनकी कल्चरल कैपिटल थी, क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है विच वॉज द कल्चरल कैपिटल ऑफ सतवाहनास, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन प्रतिष्ठान या पैठान भी रहता है, लेकिन जो उनकी कल्चरल कैपिटल थी वो थी अमरावती। और अमरावती इसलिए क्योंकि अमरावती के ही टाइम में जो सतवाहनास के टाइम में अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड, ठीक है। इन्हीं के टाइम में सबसे ज़्यादा फैला, सतवाहनास के टाइम में अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। इकोनॉमी की बात करें तो दे इशूड लेड कॉइन्स, ये एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा किंगडम ऐसा था, कौन सा राज्य ऐसा था जिन्होंने सीसे के सिक्के, सीसा होता है लेड के सीसे, लेड के सिक्के इशू किए, जारी किए। उसके बाद इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, कौन कौन से बंदरगाह थे ट्रेड करने के लिए, कौन कौन से बंदरगाह थे इनके पास, कल्याण था, सुपारा था, घंटासाला था, ठीक है। ये 3 थे इनके पास पोर्ट्स। उसके बाद स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ गिविंग लैंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स, तो ब्राह्मण को और बौद्ध भिक्षुओं को जो लैंड ग्रांट्स देने की शुरुआत किसने की थी, जो भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने शुरू की थी, वो थे हमारे सतवाहन।
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी लैंग्वेज क्या क्या, इनकी लैंग्वेज होती प्राकृत, मतलब भाषा होती थी प्राकृत, और इनकी जो स्क्रिप्ट, इनकी जो लिपि थी होती ब्राह्मी। गथा सप्तशती प्राकृत पोइट्री एट्रीब्यूटेड टू किंग हाला। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद कर सकते हो, एग्जाम में पूछा जाता है। गथा सप्तशती किस राजा के लिए या फिर किस डायनेस्टी के राजा के लिए एट्रीब्यूटेड था, या किसको श्रेय दिया जाता है। इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन, इनकी जो वास्तुशिल्प योगदान था वो क्या क्या था, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, चारों इंपॉर्टेंट है। अमरावती स्तूपा, ठीक है, अमरावती जो रीजन था, अमरावती में अगर कोई भी चीज़ होगी तो मोस्टली वो सतवानास को ही जाएगा उसका श्रेय, ठीक है। अमरावती स्तूपा हो गया जो कि आंध्र प्रदेश में। नागार्जुना कोंडा स्तूपा, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों आर्ट एंड कल्चर में के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नागार्जुना कोंडा स्तूपा और अमरावती स्तूपा किस डायनेस्टी के अंडर बने थे, ठीक है। उसके बाद चैत्य ऑफ कारले, कारले इज इन महाराष्ट्र, एक जगह का नाम है महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे चैत्य बनाया गया था। चैत्य हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चैत्य एंड विहारा, विहारा वहाँ पे जहाँ पे कि जितने भी जैन मंक्स थे, जो भी भिक्षु होते थे वहाँ पे रेस्ट करते थे, विहार करते थे। चैत्य जहाँ पे वो पूजा पाठ करते थे, मेडिटेशन वगैरह करते थे। लास्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। अमरावती ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट इन्हीं के टाइम में परिचय हुआ था, इन्हीं के टाइम में फ्लरिश हुई, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया हमारा द इंडियन सक्सेसर, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर, ये वाला जो हमारा लेक्चर था ये काफ़ी छोटा था, ठीक है। इसमें जो जो भी इम्पोर्टेंट था, संगम एज हो गया और उसके बाद इंडिया आफ्टर मौर्याज, जो जो भी इम्पोर्टेंट था उसको हमने डिटेल में, जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हमने कवर कर लिया है, ठीक है। इतना मोर देन सफिशिएंट होगा आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगी वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे गुप्ता एम्पायर, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा एम्पायर होगा, इस पर एक ही वीडियो आएगी। इसी वीडियो में सिर्फ जो गुप्ता एम्पायर होगा उसी को डील करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट किंग्स थे, जैसे हमने मौर्यंस को किया था, ठीक है, कौन कौन से किंग्स थे। उसके बाद उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, वो थोड़ा डिटेल में देखना, उनकी सोसाइटी देखेंगे, उनकी इकोनॉमी देखेंगे, उनका ट्रेड वगैरह देखेंगे, ठीक है, और उनके जो भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, और उसके बाद कैसे उनका एंड होता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने का। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए, एंड नेक्स्ट वीडियो तक आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।